हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में खून खराबा, कुछ रोमांटिक सीन और 18+ कंटेंट है। तो अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज ये वीडियो मत देखें, और अगर देखना है तो पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन जरूर ले लें। CH11 अविका हुई बेहोश। अब आगे अविका को कुछ दूर से ही मॉल दिखाने लगता है। वो श्रेया से पूछती है क्या यही वो मॉल है। श्रेया यस मैम। अविका मुस्कुराते हुए कार से बाहर देखने लगती है। कार मॉल के करीब जाने लगता है। अविका ने आज तक इतना बड़ा मॉल नहीं देखा था। वो बस कार से बाहर अपने सामने के नजरे को हराने से देखे जा रही थी। कुछ ही समय में कार मॉल के मेन गेट से होते हुए अंदर जाने लगती है। कार पार्किंग एरिया से होते हुए VIP पार्किंग एरिया में जाकर रुक जाती है। श्रेया कार से उतरते हुए मैम हम पहुंच गए। अविका को उसकी बात सुनाई ही नहीं देती। वो कार से बाहर सिर करके बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरने हुए लोगों को देख रही थी। श्रेया अविका के साइड का डोर ओपन करते हुए मैम हम पहुंच गए। अविका उसकी बात का जवाब न देते हुए हैरान होकर पूछती है क्या हम ये शॉपिंग करने वाले हैं। श्रेया जी मैडम। अविका कार से उतर जाती है और दोनों मॉल के एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं। मॉल के एंट्रेंस के पास आते हुए अविका मॉल का नाम पढ़ती है, इन्फिनिटी मॉल। तभी उसे याद आता है मुंबई आते वक्त मोनिका राधिका को बता रही थी दी आपको पता है मुंबई का इन्फिनिटी इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है। इस मॉल का एंट्री चार्ज 1000 रुपये से ज्यादा लगता है। ये मॉल 45 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और यहाँ पर 700 से ज्यादा ब्रांड के कलेक्शन मौजूद है। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहीं से शॉपिंग करते हैं। इस मॉल की सबसे सस्ती ड्रेस 3000 रुपए की है। हम भी मुंबई जाकर इस मॉल में एक बार शॉपिंग करने जरूर चलेंगे। ये सब याद आते ही अविका श्रेया का हाथ पकड़कर आगे जाने से रोक लेती है। श्रेया अविका को अपना हाथ पकड़े देख पूछती है मैम क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए। अविका मॉल के एंट्रेंस की तरफ देखते हुए हम यहाँ शॉपिंग नहीं करेंगे, ये बोलकर अविका श्रेया को कार के पास ले जाने लगती है। श्रेया अविका के पीछे जाते हुए पूछती है लेकिन आप यहाँ शॉपिंग क्यों नहीं करना चाहती, क्या आपको ये मॉल पसंद नहीं आया। अविका आगे चलते हुए ही बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये मॉल बहुत पसंद आया। ये बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है और इसलिए हम ये शॉपिंग नहीं करेंगे। श्रेया कंफ्यूज होते हुए अगर आपको ये मॉल पसंद है तो फिर आप ये शॉपिंग क्यों नहीं करना चाहती। श्रेया आगे चलते हुए ही क्या तुम्हें नहीं पता है ये मॉल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ पर बहुत महंगे और ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। मुझे अभय का ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। अगर वो मुझसे नाराज हो गया और मुझसे अपने पैसे मांगने लगा तो मैं कहाँ से ले आऊंगी इतने सारे पैसे। ये सुनकर श्रेया हंसने लगती है। अविका श्रेया की हंसी सुनकर रुक जाती है। वो उसे हंसते देख बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, फिर तुम हंस क्यों रही हो। श्रेया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए क्योंकि मैम ये मॉल बॉस का ही है। अविका ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो उसी जगह पर फ्रीज हो जाती है। शॉक की वजह से वो अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रही थी, बस हैरानी से मॉल की तरफ देखे जा रही थी। श्रेया अविका को हैरान देखकर पूछती है मैम अविका मैम, लेकिन अविका कोई जवाब नहीं देती। इसलिए श्रेया अविका के कंधे पर हाथ रखते हुए अविका में इतने में ही अविका जमीन पर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाती है। अभय की कंपनी द रॉयल एम्पायर में अभय अपनी केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। अभय लैपटॉप पर काम करते हुए ही कमिंग लारा केबिन में आते हुए अभय की टेबल के सामने रुक जाती है और बोलना शुरू करती है सर, मिस्टर मल्होत्रा के साथ हमारी मीटिंग 2 बजे की फिक्स्ड हो गई है। टाइम भी होने वाला है, इसलिए हमें निकालना चाहिए। अभय लारा को कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगता है। कॉलर आईडी पर श्रेया का नाम शो होता है। अभय फोन रिसीव करते हुए बोलो। श्रेया परेशान होते हुए बोलती है बॉस मैम मॉल के बाहर ही बेहोश हो गई। हमने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठ रही। अभय ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो अपनी चेयर से उठते हुए उसका ख्याल रखो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। अभय केबिन से बाहर जाने लगता है। लारा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ ही देर में उनकी कार इन्फिनिटी मॉल की तरफ निकल जाती है। इन्फिनिटी मॉल के एक प्राइवेट कमरे में जो अभय के केबिन के पास था, अविका बेड पर लेटी हुई थी। सब उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे
थोड़ी ही देर में वहां पर 4-5 फीमेल डॉक्टर भी आ चुकी थी। सब बारी बारी से सब अविका का चेकअप करती है, पर उन्हें उसकी कंडीशन का कुछ पता ही नहीं चलता। वही बेड के सामने खड़ी श्रेया बहुत परेशान नजर आ रही थी। रूम के बाहर और भी ज्यादा टेंस माहौल था। जब श्रेया ने मॉल के मैनेजर को बताया था कि ये एमआरएस सिंघानिया है, तब से मैनेजर भी काफी परेशान हो गया था। उसके साथ ही मॉल के बहुत सारे स्टाफ भी रूम के बाहर परेशान खड़े थे और सब भगवान से प्रे कर रहे थे कि अभय के यहाँ आने से पहले अविका को होश आ जाए। 15 मिनट में ही मॉल के कैंटीन से 15 से 20 वेटर अपने हाथ में अलग अलग तरह के खाने और जूस का ट्रे लेकर वहां आ जाते हैं। रूम के अंदर बेड से कुछ दूर कोने में खड़ी होकर 5 फीमेल डॉक्टर श्रेया से अविका की कंडीशन के बारे में बात कर रही थी। श्रेया परेशान होते हुए, क्या हुआ, कुछ पता चला मैम को, कब तक होश आएगा? एक डॉक्टर, आई एम सॉरी मिस श्रेया, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मिसेज सिंघानिया को क्या हुआ है। दूसरी डॉक्टर, मिसेज सिंघानिया की कंडीशन तो बिल्कुल नॉर्मल है, अब तक तो उन्हें होश आ जाना चाहिए। श्रेया अविका की तरफ परेशान होते हुए देखने लगती है। तभी तीसरी डॉक्टर बोलती है, मेरे लाइफ का ये पहला केस है जिसमें पेशेंट एकदम नॉर्मल होते हुए भी बेहोश पड़ा है। वही अविका सबको अपनी एक आंख खोलकर देख रही थी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे ही सब उसकी तरफ देखते, वो तुरंत अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। चौथी डॉक्टर, आई थिंक हमें मिसेज सिंघानिया को, वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर अविका पर गई जो एक आंख खोलकर उन सबको देख रही थी। वो डॉक्टर ये देखकर पहले तो हैरान हो गई, फिर मुस्कुराने लगी। वही अविका ने जैसे ही उस डॉक्टर को खुद की तरफ देखते देखा, वैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस डॉक्टर को अचानक से मुस्कुराता देख सब कंफ्यूज हो गए। श्रेया उस डॉक्टर से, क्या हुआ, आप अचानक से क्यों हंसने लगी? उस डॉक्टर ने तेज आवाज में कहा ताकि अविका भी उसकी बातें सुन सके, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मिसेज सिंघानिया को क्या हुआ। ये सुनकर सब खुश हो गए। श्रेया खुश होते हुए, क्या सच में? फिर आप यहाँ क्यों खड़ी है? मैम को होश में लाइए। डॉक्टर उसे देखते हुए, जी। वही बेड पर लेटी अविका, क्या इसने मुझे आंखें खोलते हुए देख लिया है? दूसरी तरफ दिनेश शर्मा के अपार्टमेंट में पूरी शर्मा फैमिली लिविंग रूम में बैठी हैरान नजर आ रही थी। CH12 अविका की एक्टिंग। अब आगे दूसरी तरफ दिनेश शर्मा के अपार्टमेंट में पूरी शर्मा फैमिली लिविंग रूम में बैठी है। सबके चेहरे पर हैरानी के भाव है। मोनिका राधिका सिद्धि, क्या आप सच बोल रही हो? अपने सच में अविका को देखा? क्या आप श्योर हो वो अविका ही थी? राधिका, मैं 100% श्योर हूँ वो अविका ही थी। दिनेश शर्मा, तूने अभी कहा वो कार में बैठी थी? राधिका, हाँ डैड, वो एक ऑडी HR के पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सुनीता जी जलन भाव से, आखिरकार उस लड़की ने अपनी खूबसूरती के जाल में अमीरों को फंसाना शुरू कर दिया। मुझे तो पहले से ही उसके लक्षण ठीक नहीं लगते थे। आखिरकार उसकी माँ भी तो ऐसे ही अमीरों को फंसाती थी। दिनेश शर्मा अपनी बीवी को डांटते हुए, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? रोज रोज एक ही बात बोलकर तुम्हें क्या मिलता है? सुनीता शर्मा, मैं क्यों चुप रहूं? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था उसे यहाँ मुंबई मत लाओ, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो? दिनेश जी फिर कुछ बोलने जा रहे थे कि तभी राधिका दोनों के बीच में बोल पड़ती है, क्या आप दोनों शांत नहीं रह सकते? जब देखो तब शुरू हो जाते हैं। राधिका के बोलने पर दोनों शांत हो जाते हैं। मोनिका सबको देखते हुए, आई थिंक हमें अविका का पता लगाना चाहिए। अगर वो किसी अमीर आदमी के साथ रह रही होगी तो हम उसे बहला फुसला के पैसे निकलवा सकते हैं। वैसे भी वो है तो एक भोली भाली सी लड़की ही, जिसे बस प्यार की चाह है। हम उससे थोड़े प्यार से बात करेंगे और वो आसानी से हमारी जाल में फंस जाएगी। राधिका, तुम सही बोल रही हो, पर इसके लिए हमें अविका का पता लगाना पड़ेगा। मोनिका, हम इन्फिनिटी मॉल के एक प्राइवेट रूम में चौथी डॉक्टर अविका के पास जाते हुए, मिसेज सिंघानिया, क्या आपको होश आ गया है? अविका अपने मन में ही, नहीं, मुझे अभी होश नहीं आया है, मैं तो अभी बेहोश हूँ। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। रूम में मौजूद चारों डॉक्टर और श्रेया उस डॉक्टर को हैरानी से देखने लगते हैं। श्रेया उस डॉक्टर से, ये आप क्या कर रही है? क्या आप यहाँ कोई मजाक कर रही है? मैम तो अभी बेहोश है, वो आपको कैसे बता सकती है कि उन्हें होश आया या नहीं? ये बोलते हुए श्रेया की आवाज गुस्से में बदल गई थी। वो डॉक्टर श्रेया को शांत कराते हुए, मिस श्रेया आप प्लीज शांत हो जाइए, मैडम बिल्कुल ठीक है और उन्हें होश भी आ गया है। आप मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं मैडम को उठा दूंगी। श्रेया डॉक्टर की बात सुनकर गुस्से से बोलती है, आपके कहने का मतलब है
क्या आप ये बोलना चाहती हैं कि मैम को पहले ही होश आ गया है और वो अभी बेहोश होने का नाटक कर रही है? वो डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए, जी मैं यही कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मिसेज सिंघानिया बेहोश होने की एक्टिंग क्यों कर रही है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि उन्हें होश बहुत पहले ही आ चुका है। श्रेया उस डॉक्टर को कुछ सेकंड घूरते हुए देखती है, फिर बोलती है, ठीक है, मैं आपकी बात पर भरोसा करती हूँ। अब आपके पास 5 मिनट है मैडम को होश में लाने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप फिर कभी किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर पाएंगी। वो डॉक्टर श्रेया की धमकी सुनकर डर जाती है, क्योंकि उसे पता था अभय सिंघानिया से जुड़े सभी लोग खतरनाक हैं और एक बार जो वो बोल देते हैं वो करके भी दिखाते हैं। श्रेया, चलिए अब मैं को होश में लाइए, आपके पास बस 5 मिनट है। वही अविका खुद से ही बात करते हुए, ये श्रेया कितना गुस्सा करती है, बेचारी वो डॉक्टर, मेरी वजह से उसे कितनी डांट पड़ गई। क्या मुझे अब उठ जाना चाहिए? ये सोचते हुए अविका फिर से अपनी एक आंख खोलकर देखती है तो उसे श्रेया गुस्से में नजर आती है। श्रेया का गुस्से वाला चेहरा देखते ही अविका जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद से ही बोलती है, ये श्रेया कितना गुस्सा करती है, क्या ये मुझ पर भी गुस्सा करेगी? नहीं, वो मुझ पर गुस्सा कैसे कर सकती है? मैं तो उसके बॉस की होने वाली वाइफ हूँ, इस हिसाब से मैं उसकी मैडम हुई। अगर वो मुझ पर गुस्सा होगी तो मैं उसकी अभय से कंप्लेन करूंगी। तभी वो डॉक्टर अविका से, मिसेज सिंघानिया प्लीज आप उठ जाइए, देखिए अगर आप 5 मिनट में नहीं उठी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, आप प्लीज उठ जाइए। अविका को उस डॉक्टर के लिए बुरा लगने लगता है, इसलिए वो अपनी आंखें खोल देती है। अविका को अपनी आंखें खोलता देख वो डॉक्टर चैन की सांस लेती है। वही रूम में खड़े श्रेया और चारों डॉक्टर हैरान हो जाती है। श्रेया खुश और हैरान होते हुए, मैम आपको होश आ गया था तो आप उठी क्यों नहीं? अविका बेड से टेक लगाकर बैठे हुए तिरछी नजर से सबको देखती है, फिर वो आगे अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोलती है, आह मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है और मुझे भूख भी लग रही है। श्रेया जल्दी से उस डॉक्टर से, तुम खड़ी क्यों हो, मैम को पेन किलर दो, उनके सिर में दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर, हाँ अभी देती हूँ। तभी अविका बोलती है, नहीं मुझे पेन किलर नहीं चाहिए, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। जब भी मुझे भूख लगती है तब मैं बेहोश हो जाती हूँ और कुछ समय बाद खुद ही होश में आ जाती है। श्रेया, जी मैडम मैं अभी आपके लिए खाना मंगवाती हूँ। वही वो डॉक्टर अपने मन में, ये कितना ड्रामा करती है, इन्हें तो एक्टर होना चाहिए, आज इनके ड्रामे की वजह से मेरी जॉब भी चली जाती। 20 मिनट बाद इन्फिनिटी मॉल के वीआईपी पार्किंग एरिया में एक के बाद एक कार आकर रुकने लगी। अभय जल्दी से अपनी कार से उतरकर मॉल के प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगा। वही मॉल के बाहर एक आदमी किसी से फोन पर बात करते हुए, बॉस अभी अभय सिंघानिया बहुत जल्दी में इन्फिनिटी मॉल आया है। दूसरी तरफ से तो फिर ठीक है, हम आज ही अपने प्लान को अंजाम देंगे, तुम मुझे उसकी खबर देते रहो, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ। वो आदमी फोन पर जवाब देते हुए, ओह बॉस। अभय जैसे ही प्राइवेट रूम के फ्लोर पर पहुंचता है, वहां खड़े सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। अभय के पीछे लारा, रघु और कुछ बेगार्ड चल रहे थे। अभय सबको इग्नोर करते हुए रूम के अंदर जाता है। वो अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। अविका बेड पर टेक लगाकर आराम से बैठे हुए ऑरेंज जूस पी रही थी। उसके सामने कम से कम 15 प्लेट खाना रखा हुआ था। अविका ने सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था। जब अविका की नजर अभय पर जाती है तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। उसके होठों के पास थोड़ा खाना लगा हुआ था। उसकी मुस्कान देखकर अभय की धड़कन तेज हो जाती है। वो अविका के पास जाने लगता है। तब तक लारा और रघु भी रूम में आ जाते हैं। बाकी के बॉयगार्ड रूम के बाहर ही रुक गए था। श्रेया अभी भी रूम में सोफे के पास खड़ी थी। उसने डॉक्टर को वहां से भेज दिया था। लारा अविका को देखते हुए रघु से पूछती है, क्या यही बॉस की होने वाली वाइफ है? रघु, हाँ। लारा हंसते हुए रघु से बोलती है, ओह तो सर को अपनी उंगली पर नचाने वाली ये है, वैसे है ये बेहद खूबसूरत। रघु भी हंसते हुए, तभी तो सर अपना दिल हार बैठे, मुझे तो कभी नहीं लगा था सर की कभी शादी भी होगी। तभी श्रेया दोनों के पास आ जाती है। लारा श्रेया से, वैसे मैडम को हुआ क्या था? श्रेया एक नजर अविका को देखती है, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, पहले यहाँ से बाहर चलते हैं, फिर तुम्हें सब बताती हूँ। तीनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अभय अविका के पास जाकर रुक जाता है। अविका उसे देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए? तुमने तो कहा था तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अभय उसके पास बैठते हुए, मेरी मीटिंग खत्म हो गई। CH13 अविका का श्रेया और लारा पर शक करना। अब आगे अभय अविका के पास जाकर रुक जाता है।
अविका उसे देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए? तुमने तो कहा था तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अभय उसके पास बैठते हुए, मेरी मीटिंग खत्म हो गई। अविका अपनी कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए, ओह अच्छा। अभय उसके होठों पर लगे खाने को अपनी उंगलियों से साफ करते हुए हम। अविका अभय को तिरछी नजर से देखते हुए एक और सिप लेती है, फिर वो उससे बोलती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मॉल तुम्हारा है? अभय कुछ नहीं बोलता, बस उसकी तरफ देखता रहता है। अविका, कोई बात नहीं, अब तो मुझे पता चल ही गया है, तो अब मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। फिर वो अपनी ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखकर अभय का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, चलो चलो हम चलकर शॉपिंग करते हैं, तुम्हें भी तो कल के लिए नए कपड़े खरीदने होंगे। वैसे तुमने तो मुझे बताया ही नहीं, कल तुम क्या पहनने वाले हो? फिर वो खुद से, मैं भी ये क्या पूछ रही हूँ, आजकल तो कपल वेडिंग ड्रेसेस आने लगी है, तो हम दोनों मैचिंग का ही पहनेंगे, मैं सही बोल रही हूँ ना? वही अभय उसे नॉनस्टॉप बोलता देख हैरान था। वो अविका के सवाल को इग्नोर करते हुए खुद का सवाल पूछता है, तुम बेहोश कैसे हुई थी? ये सुनकर अविका के फेस पर से एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। वो अभय को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए, तुम्हारी वजह से? अभय अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, मेरी वजह से? अविका, हाँ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता ये मॉल तुम्हारा है, तो मुझे शौक नहीं लगता और ना ही मैं बेहोश होती। अभय अविका को घूरते हुए, अगर ये बात थी तो फिर तुमने श्रेया से क्यों बोला? जब भी तुम्हें भूख लगती है तब तुम बेहोश हो जाती हो और अचानक से ठीक भी हो जाती हो। ये सुनकर अविका खुद से, ये श्रेया कितनी चुगली करती है, अभी आधे घंटे भी नहीं हुए और उसने मेरी चुगली अभय से कर दी। कहीं वो अभय को पसंद तो नहीं करती और मेरी शादी तुड़वाना चाहती है। ये सोचते हुए अविका अभय की ध्यान से देखने लगती है, फिर खुद से, ये कितना हैंडसम है, अमीर भी है, हो सकता है वो इसे पसंद करती हो। मुझे श्रेया को अभय से दूर रखना होगा, वरना मेरा क्या होगा? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अभय अविका को खुद में खोया देख बोलता है, तुम क्या सोच रही हो? अविका होश में आते हुए, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही, चलो ना हम शॉपिंग करते हैं, मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। अभय उससे दोबारा कुछ नहीं पूछता। वही रूम के बाहर लारा और रघु हैरानी से, तुम क्या बोल रही हो? क्या सच में मैडम बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी? श्रेया आह भरते हुए, हाँ, उन्हें पहले ही होश आ गया था, फिर भी वो बेहोश होने की एक्टिंग करती रही। ये सुनकर रघु और लारा जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी दूर खड़े मॉल का मैनेजर और उसके स्टाफ जब दोनों को हंसता देखते हैं तो वो समझ जाते हैं मिसेज सिंघानिया ठीक है। फिर वो सब भी एक चैन की सांस लेते हैं। तभी रूम से अभय की आवाज आती है, लारा। अभय की आवाज सुनकर सब शांत हो जाते हैं। लारा रूम के अंदर जाते हुए, यस सर। अविका लारा को देखती ही रह जाती है। लारा दिखाने में बहुत सुंदर थी। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था जिस वजह से वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे देखकर अविका को खुद के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था। वो मायूस होते हुए अभय की तरफ देखती है। अभय के चेहरे को लारा के प्रति कोल्ड एंड हर्ष देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो खुश होते हुए अभय का हाथ पकड़ लेती है और लारा को घूर कर देखने लगती है। लारा अविका का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर मन में ही सोचती है, क्या मैडम को मुझसे इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। ओपन माउथ स्माइल। मैडम तो सर से भी ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। तब क्या होगा जब मैडम को बॉस के चाहने वालियों के बारे में पता चलेगा। ये सब सोचते हुए उसे हंसी आने लगती है। वो अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। अभय अविका के सडन रिएक्शन से थोड़ा हैरान हो जाता है। वो पहले अपने हाथ को देखता है जिसे अविका ने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। फिर अविका के चेहरे को देखता है जो लारा की तरफ गुस्से से देख रही थी। अभय खुद से, क्या ये मुझे लेकर इनसिक्योर हो रही है? मुझे नहीं पता था मेरी जंगली बिल्ली इतनी जल्दी मेरे लिए पॉजिटिव भी होने लगेगी। फिर वो भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। अभय को स्माइल करता देख लारा शॉक्ड हो जाती है। वो अभय को 15 सालों से जानती थी लेकिन आज तक उसने उसे हंसते हुए नहीं देखा था। वो खुद से, मोहब्बत पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती है, ये अभी तक सुना था लेकिन आज देख भी लिया। वही अविका लारा का एक्सप्रेशन चेंज होता देख खुद से ही मुझे लगा ही था ये भी अभय को पसंद करती होगी, अभी तो इतना अच्छी तरह से रेडी होकर आई है। अभय लारा से अपनी कोल्ड एंड हर्ष वॉइस में 20 मिनट के अंदर पूरा मॉल खाली करवाओ। मैनेजर को बोलो एक्सपीरियंस सेल्स वर्कर को छोड़कर आज सभी की छुट्टी कर दे। लारा, यस सर। लारा अपने चेहरे पर शॉकन एक्सप्रेशन लिए रूम से बाहर आ जाती है। उसे हैरान देख श्रेया और रघु पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? क्या बॉस ने कुछ कहा है?
लारा दोनों को देखते हुए, क्या तुम दोनों ने सर को कभी हंसते मुस्कुराते देखा है? दोनों हंसते हुए, हाँ मैडम के आने के बाद। लारा दोनों को देखते हुए, अच्छा तो तुम लोगों ने भी देखा है, इसका मतलब मैंने कोई सपना नहीं देख। श्रेया, हम चलो अब बताओ बॉस ने क्या ऑर्डर दिया है। लारा दोनों को सब बता देती है। 30 मिनट बाद अविका अभय के साथ मॉल के अंदर घूम रही थी। कभी वो एक सेक्शन में जाती तो कभी दूसरे में। अभय ने आज तक कभी शॉपिंग नहीं की थी। उसने अपने लिए इंडिया के बेस्ट डिजाइनर हायर किए थे। उसकी बाकी की जरूरी चीजें रघु खरीदता था। जब वो सिंघानिया मेंशन में रहता था तब भी उसके जरूरत की सारी चीजें उसके रूम में आ जाया करती थी। ईयरिंग सेक्शन में अविका एक ईयरिंग उठाकर अपने कान के पास लगाते हुए अभय से, ये कैसा है, और ये वाला, और ये, अच्छा ये वाला बताओ कैसा है, इसको देखो इसमें बटरफ्लाई बनी हुई है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, और ये वाला भी। अभय के लिए ये मोमेंट उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। उसने अपना एक हाथ पॉकेट में डाले हुए दूसरे हाथों की उंगलियों को अपने माथे पर फेर रहा था। अविका के हर सवाल का उसके पास बस एक ही जवाब होता था, अच्छा है। अभय की हालत देखते हुए सभी को उस पर हंसी आ रही थी। रघु, लारा और श्रेया से, यार तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हें जाकर मैडम की हेल्प करनी चाहिए। क्या तुम्हें बॉस की हालत देखकर बुरा नहीं लग रहा? श्रेया और लारा हंसते हुए, नहीं हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम क्यों नहीं चले जाते बॉस की हेल्प करने के लिए? रघु, अगर तुम दोनों नहीं जा रहे हो तो मैं क्यों जाऊं? वैसे भी मुझे ईयरिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। CH14 अनजान आदमी। अब आगे इन्फिनिटी मॉल में शाम के 5 बज गए थे। अविका की सारी शॉपिंग हो गई थी। अब बस उसे अपने और अभय के लिए वेडिंग ड्रेस लेनी थी। अविका अपनी वेडिंग लहंगा लेने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वही अभय की हालत खराब हो चुकी थी। उसे अब काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अविका की एक्साइटमेंट को देखते हुए खुद को शांत किए हुए था। उनके पीछे चल रहे रघु, लारा और श्रेया भी काफी थक गए था। रघु उबासी लेते हुए, यार तुम लड़कियों को शॉपिंग करने में इतना समय क्यों लगता है? लारा हंसते हुए, शादी कर लो पता चल जाएगा। रघु, पहले मैं शादी कर भी लेता, लेकिन आज जो सर की हालत है ये देखकर मैंने डिसाइड किया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। लारा, क्या सच में? पर मैंने तो सुना है तुमने किसी को प्रपोज किया है और तुम उससे शादी भी करना चाहते हो। लारा की बात सुनकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगती है। वही रघु का चेहरे पर मायूसी छा जाती है। लारा श्रेया को देखती है जो हंस रही थी, फिर वो रघु को देखती है जो अचानक से उदास हो गया था। लारा, श्रेया से कुछ हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता है? श्रेया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, हाँ हुआ तो है। फिर उसकी नजर रघु पर जाती है जो उसे आंखें दिखाते हुए शांत रहने को बोल रहा था। लारा, क्या हुआ है मुझे भी बताओ। श्रेया बोलने के लिए मुंह खोलती है, तभी रघु बोल पड़ता है, कुछ नहीं हुआ है, तुम ज्यादा मत सोचो। लारा रघु को इग्नोर करते हुए, श्रेया तुम बताओ क्या हुआ है? श्रेया एक नजर रघु को देखती है और अपनी हंसी रोकते हुए, वही जो हर बार होता है। लारा फिर से, श्रेया, हाँ। लारा एक्साइटेड होते हुए, इस बार क्या हुआ था? रघु, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है। लारा रघु का मजाक उड़ाते हुए, तुम चुप रहो। 3 साल हो गए तुम्हें लड़कियों के पीछे जाते हुए, पर आज तक एक लड़की नहीं पटी। रघु चुप हो जाता है। लारा, श्रेया से बोलो। श्रेया, इसने उसे प्रपोज कर दिया था और वो मान भी गई थी। ये जब भी उस लड़की से मिलने जाता, बॉस की कार लेकर जाता और उस लड़की को लगने लगा था ये बहुत अमीर है, इसलिए वो इसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। लेकिन 1 हफ्ते पहले ही उस लड़की ने इसे ड्राइवर के यूनिफॉर्म में देख लिया और उसने इसे डंप कर दिया। ये सुनकर लारा हंसने लगी। तभी रघु बोलता है, ये सब सर की वजह से हुआ। उन्हें क्या जरूरत थी मुझे ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोलने की? लारा हंसते हुए रघु की पीठ थपथपाते हुए, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। वैसे भी हमें तो पता ही है तुम ड्राइवर नहीं बल्कि बॉस के बॉडीगार्ड हो, और रही बात गर्लफ्रेंड की तो एक दिन वो भी मिल जाएगी। वहीं मॉल का मैनेजर अभय और अविका को वेडिंग कलेक्शन के सेक्शन में ले आया। अविका अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो गई। वहां पर एक से बढ़कर एक इंडियन कपल वेडिंग ड्रेसेस स्टैचू को पहनाए गए थे। सभी वेडिंग ड्रेसेस इंडिया के बेस्ट डिजाइनर ने रेडी किए थे। अविका एक ड्रेस के पास जाते हुए, वाव कितना सुंदर है। अभय एक जगह रुक गया। अविका एक एक करके सभी ड्रेसेस को देखने लगी। उसे सभी ड्रेसेस अच्छी लग रही थी। 15 मिनट तक उसने वहां लगी सभी ड्रेसेस को देख लिया। फिर वो अभय के पास आते हुए, ये तो सभी अच्छी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा लूं, तुम बताओ हमें कौन सा लेना चाहिए।
अभय अविका को देखता है, जो इस वक्त काफी कंफ्यूज और मायूस लग रही थी। फिर वो एक नजर मैनेजर को देखता है। मैनेजर उसका इशारा समझते हुए आगे बढ़ने लगता है। अभय अविका का हाथ पकड़ते हुए मेरे साथ चलो। अविका अभय की तरफ देखते हुए हम कहाँ जा रहे हैं? अभय कुछ नहीं बोलता। अविका देखती है कि वो लोग उस सेक्शन से जुड़े दूसरे कमरे में जा रहे हैं। वहाँ पर सारी न्यू कलेक्शन आई हुई थी। उन दोनों के रूम में जाते ही एक लड़की इन्फिनिटी मॉल का सबसे महंगा और सबसे अच्छा वेडिंग ड्रेस अविका को दिखाती है। अविका उस लहंगे को देखती ही रह जाती है। वो लहंगा लाइट पिंक एंड पिच कलर का कॉम्बिनेशन था। उस पे हैवी एम्ब्रॉयडरी डिजाइन की गई थी। उस लहंगे के बॉर्डर पर छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे, जो 1000 से भी ज्यादा होंगे। डायमंड और लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से लहंगा चमक रहा था। उस लहंगे को देखते हुए अविका की आंखें भी चमक रही थी। अभय अविका के ग्लो कर रहे चेहरे को देखते हुए, क्या तुम्हें ये पसंद है? अविका लहंगे को देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है और धीरे से हाँ बोलती है। अभय ओके के, फिर हम यही लेंगे। सेल्स गर्ल मैम, क्या आप इसे पहनकर चेक करना चाहेंगी? अविमा, क्या मैं इसे अभी पहन सकती हूँ? सेल्स गर्ल जी मैम। अविका बच्चों की तरह, नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछ रही थी, मैं तो अभय से पूछ रही थी। अविका की बात सुनकर उस लड़की को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वही अविका उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए अभाग की तरफ अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए, क्या मैं इसे अभी पहन सकती हूँ? अभय प्यार से देखते हुए हम। अविका खुश हो जाती है। अभय पीछे कड़ी लारा और श्रेया की तरफ देखता है। वो दोनों अभय का देखने से ही समझ जाती है और उनके पास आते हुए श्रेया अविका से, मैम चेंजिंग रूम इस तरफ है। अविका उस ड्रेस को उठाते हुए हम। श्रेया अविका से, मैम आप इसे यही रहने दीजिए, इसे मैं लेकर आती हूँ। अविका ठीक है। अविका 10 मिनट बाद चेंजिंग रूम से बाहर आती है। अभय की नजरें अविका पर ही टिक जाती है। अविका उस लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभय उसे देखते हुए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। अविका अपना लहंगा ऊपर उठाकर अभय के पास आते हुए, मैं कैसी लग रही हूँ? अभय अविका की आवाज सुनकर अपने सेंस में आता है, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। अविका फिर से पूछती है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अभय, अच्छी लग रही हो। अविका, है ना, मुझे भी यही लग रहा था, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अभय, अब जाओ चेंज कर लो, हमें घर भी जाना है। अविका, ठीक है। 30 मिनट बाद सब कार में बैठकर रॉयल विला जाने के लिए मॉल से निकल जाते हैं। अभय के कार के आगे और पीछे 4Z4 कार चल रही थी। अभय की कार एक रोल्स रॉयस डॉन थी। उसके आगे और पीछे की एक कार उसी ब्रांड की थी। बाकी की सभी कारें BMW थी। अभय के मॉल से चले जाने के बाद मॉल के बाहर खड़ी टैक्सी में बैठा एक आदमी किसी को कॉल लगाते हुए, बॉस वो यहाँ से निकल गया है, पर मुझे ये नहीं पता चल पाया है वो कौन सी कार में बैठा है। दूसरी तरफ से कितनी कार है? वो आदमी 9, जिसमें से 3 रोल्स रॉयस है और बाकी की BMW। दूसरी तरफ से उसे फॉलो करो और मुझे लोकेशन भेजते रहना। आज वो अभय सिंघानिया जिंदा नहीं बचेगा, आज उसे मरना होगा। उसने मेरे भाई की जान लेकर अच्छा नहीं किया। वो आदमी, जी बॉस, आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर वो आदमी फोन रखते हुए, ड्राइवर से कर की स्पीड बढ़ाओ। ड्राइवर, यस सर, CH-15 अटैक अब आगे। रात के 7 बज गए थे। रोड की सारी लाइट्स ऑन हो गई थी। पूरी मुंबई जगमगा रही थी। अविका स्माइल करते हुए बाहर देख रही थी। वो नोटिस करती है कि उसकी कार अपने आगे और पीछे वाली कार बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रही था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था। कार के अंदर 4 लोग बैठे थे। अविका और अभय बैक सीट पर और श्रेया पैसेंजर सीट पर। रघु कार ड्राइव कर रहा था और लारा मॉल से ही अपने अपार्टमेंट चली गई था। अविका रघु को देखते हुए, रघु तुम बार बार कार को आगे पीछे क्यों कर रहे हो? रघु कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी अभय अविका से बोल पड़ता है, अभी वो ड्राइव कर रहा है, इसलिए तुम उसे अभी डिस्टर्ब मत करो। अविका अभय को देखते हुए, ओक मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी, पर तुम्हें तो डिस्टर्ब कर सकती हूँ ना, क्योंकि तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। अभय अविका को देखता है, फिर साइड से अपना लैपटॉप उठाते हुए बोलता है, मैं भी बिजी हूँ, और वो लैपटॉप पर काम करने लगता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता चल गया था अविका उससे बहुत सारे सवाल पूछने वाली है। अविका अभय को मुंह बनाकर देखने लगती है। उसका श्रेया से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि श्रेया ने उसकी बेहोश होने की बात अभय को बता दी थी। कर उसे श्रेया पर शक होने लगा था। जब सभी कार मुंबई के नेपियन सी रोड तरफ मुड़ती है तो अचानक से सड़क पर गाड़ियां कम होने लगती है।
अभय का पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। श्रेया और रघु को अचानक से सड़क के खाली होने पर शक होने लगता है। अविका, जो अभी भी विंडो से बाहर देख रही थी, वो बोलती है, अचानक से सभी गाड़ियां कहाँ गायब हो गई? रघु श्रेया से, श्रेया मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। श्रेया, मुझे भी यही लग रहा है। अविका की बात सुनकर अभय भी सड़क की तरफ देखता है, उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है। वैसे तो अभय को इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका था। अभय को डाउट हो जाता है कि उस पर अटैक होने वाला है, लेकिन इस बार उसे थोड़ी घबराहट होने लगती है, क्योंकि अविका उसके साथ थी और वो नहीं चाहता था कि अभी उसकी रियल आइडेंटिटी का खुलासा अविका के सामने हो। श्रेया अपने वॉकी टॉकी निकालते हुए सभी कारों में बैठे बॉडीगार्ड को अलर्ट कर देती है। अभय भी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए गौरव को कॉल लगाता है। गौरव फोन उठाते हुए, यस बॉस, अभय पता करो नेपियन सी हाईवे की क्या सिचुएशन है। अभय की सभी कार नेपियन सी रोड की क्रॉसिंग पर आ गई थी। अभय आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां अचानक से 20-25 बोलेरो फुल स्पीड के साथ आ जाती है। वो सभी गाड़ियां महिंद्रा कंपनी के XUV 700 और XUV 900 थी। वैसे तो श्रेया ने सभी को पहले ही अलर्ट कर दिया था, फिर भी अचानक के इस अटैक से ड्राइवर संभल नहीं पाते और वो सभी SUV बॉडीगार्ड की BMW को टक्कर मारती हुए पलटने की कोशिश करने लगती है। 2 से 3 SUV का एक BMW पर अटैक करने की वजह से 3 कार उल्टी पलट जाती है। जैसे ही 2 XUV 900 लेफ्ट साइड से अभय की रोल्स रॉयस को टक्कर मारती है, वैसे ही अभय की कार भी राइट साइड की तरफ फिसलते हुए पलटने को होती है, लेकिन रोड डिवाइडर से टकराने की वजह से वो उल्टी नहीं होती। रघु खुद को संभालते हुए रोल्स रॉयल को दोनों XUV के बीच से निकलने की कोशिश करने लगता है। कार के लेफ्ट साइड में अविका बैठी थी। जैसे ही कार को XUV में टक्कर मारी थी, अविका की डर से चीख निकल गई थी। अभय ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। अविका ने भी अभय को कसकर पकड़ते हुए अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा लिया था। XUV में बैठे सभी गुंडे अभय और उसके बॉडीगार्ड की कार पर फायरिंग करने लगे, लेकिन अभय की सभी कारें बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उन्हें फायरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखते हुए बोलेरो XUV में बैठे गुंडों का दिमाग खराब होने लगा, इसलिए वो सब और तेजी से BMW और रोल्स रॉयल को डैमेज करने लगे। लेकिन अब तक अभय के सभी ड्राइवर संभल गए थे और उन सभी ने दूसरी कारों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। रघु भी अपनी स्किल से कार को दूसरी कार के अटैक से संभाल रहा था। अभय और श्रेया ने अपनी गन निकलते हुए विंडो को थोड़ा सा डाउन किया और XUV की टायर्स पर गोलियां चलाने लगे। अभय के बॉडीगार्ड की 3 BMW उल्टी पलट गई थी, लेकिन किसी भी बॉडीगार्ड ने बाहर आने की कोशिश नहीं की। उन सभी ने उल्टी हो चुकी कार की विंडो नीचे की और वैसे ही फायरिंग करने लगे, जिस वजह से XUV बोलेरो उन्हें दोबारा टक्कर नहीं मार पाए। अभय के सभी बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से हुई थी। सभी की फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी। फिर उन्हें बहुत चोट लग गई थी, फिर भी उन सब ने हार नहीं मानी थी। इन सबसे कुछ दूरी पर कुछ लोग छुपकर ये सब होता देख रहे थे। उन सभी में से एक आदमी अपने बॉस को रिपोर्ट भी कर रहा था। वो आदमी फोन पर, बॉस, अभय और उसके बॉडीगार्ड हमारे आदमियों पर भारी पड़ रहे हैं, आपको यहाँ और आदमियों को भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? देवा ने तो मुझसे कहा था अभय के साथ सिर्फ 9 कार है, इसलिए मैंने 25 से 26 कार भेजी थी उस पर अटैक करने के लिए। देव वही आदमी है जो मॉल के बाहर टैक्सी में बैठकर उस आदमी को रिपोर्ट कर रहा था। वो आदमी, बॉस, देवा ने सही कहा था, लेकिन अभी अभय के आदमी हमारे आदमियों पर भारी पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से, ठीक है, मैं अभी और आदमियों को वहाँ भेजता हूँ। 10 मिनट बीत गए थे। अभय और उसके आदमियों ने सभी गुंडों को लगभग खत्म कर दिया था। अभय के बॉडीगार्ड कार से बाहर आकर उल्टी पड़ी तीनों BMW को सीधा करते हैं। रोल्स रॉयल कार में अभय अविका को खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए, अविका, सब ठीक है, तुम डरो मत। अविका ने अभय को इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, ऐसा लग रहा था वो सदमे में चली गई हो, क्योंकि वो रो भी नहीं रही थी, बस चुपचाप अभय से चिपकी हुई थी। अभय उसे खुद से अलग करने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करता और उसके सिर को सहलाने लगता है। कुछ ही समय में उल्टी पड़ी तीनों BMW को सीधा कर दिया जाता है। उसमें दबे बॉडीगार्ड भी बाहर निकल आते हैं। सभी को बहुत चोट लगी थी, उनके घावों से ब्लड निकल रहा था। दूसरे बॉडीगार्ड उन्हें खड़े होने में सहारा देते हैं। वहीं रघु और श्रेया भी कार से बाहर आ गए थे। श्रेया ने राघव को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब सब दूसरी कारों के आने का वेट करने लगते हैं। अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ था, सब नॉर्मल हुए।
की और 15-20 कार उनकी तरफ बढ़ते हुए दूर से फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। श्रेया और रघु जल्दी से जाकर अभय की कार में बैठते हुए कार को स्टार्ट करने लगते हैं। वही सारे बॉडीगार्ड भी जाकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हुए कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। CH-16, तुझे मारने से पहले मैं तेरी औरत को तुझसे छीन लूंगा। अब आगे रघु और बाकी के ड्राइवर कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कार डैमेज हो जाने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। उनकी तरफ बढ़ रही बोलेरो में बैठे लोग उन पर लगातार फायरिंग किए जा रहे थे, लेकिन अचानक से 3 बोलेरो में ब्लास्ट होता है। दूसरे बोलेरो में बैठे लोगों की नजर उनके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही 25-30 कारों पर जाती। उन गाड़ियों में 10 से 12 गाड़ियां लैंड डिफेंडर थी और बाकी सभी जीप रंगला थी। आगे चल रही 3 गाड़ियां जो लैंड डिफेंडर थी उनमें बैठे शूटर के हाथों में मिसाइल गन थी और बाकियों के हाथ में राइफल। तीनों गाड़ियों में बैठे शूटर्स ने मिसाइल गन से फाइटिंग करना स्टार्ट किए तो 5 मिनट के अंदर ही अभय पर अटैक करने आए बोलेरो का नाम और निशान खत्म हो गया था। उन सभी गाड़ियों में सबसे आगे चल रही लैंड डिफेंडर में गौरव बैठा था। जब अभय से उसकी बात हुई थी तभी उसने नेपियन सी रोड के बारे में पता लगाया। तब उसे पता चला कि उस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और ये साजिश अभय को जान से मारने के लिए की गई थी। इसलिए उसने तुरंत अपनी टीम को ऑर्डर दिया और 20 मिनट के अंदर ही वो लोग नेपियन सी रोड के हाईवे पर आ जाते हैं। कुछ दूरी पर छुपा वो आदमी जो अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहा था अब डर से कांपने लगा था और वही हाल उसके साथियों का भी था। उसने डरते हुए अपने बॉस से कहा, बॉस, यहाँ सब खत्म हो गया, हमारे सभी आदमी मारे गए। जंगल के पास बने एक बड़े से बंगले के लिविंग रूम में एक आदमी ने अपना फोन गुस्से से जमीन पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोलने गया, अभय सिंघानिया, इस बार तो तू बच गया लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। उसके पास खड़े सभी लोग डर से कांपने लगे थे क्योंकि उस आदमी की गुस्से से आंखें लाल हो गई थी। वहीं कुछ दूरी पर एक लाश रखी हुई थी जो पूरी तरह से अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गई थी। सभी को अंदाजा लग गया था कि अभय सिंघानिया जिंदा बच गया है और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। लिविंग रूम के सोफे पर बैठा एक आदमी जिसकी उम्र 50 से 55 साल के आसपास थी, वो उस आदमी के पास आते हुए, सार्थक, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अब हमें निहाल का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। हम अभय से निहाल की मौत का बदला बाद में भी ले सकते हैं। सार्थक गुस्से से, नहीं डैड, जब तक मैं उस अभय की लाश नहीं देख लेता तब तक मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। सार्थक के डैड मनोज सैनी गुस्से से चिल्लाते हुए, सार्थक, पागल मत बनो और चलकर अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। सार्थक भी उसी लहजे में, दाद, आपको क्या लगता है अगर हमने निहाल का अंतिम संस्कार कर दिया तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? नहीं डैड, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ उस अभय को मारने और जब तक मैं उसे मार नहीं देता तब तक आप निहाल का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये बोलकर सार्थक वहाँ से बाहर जाने लगा। मनोज जी पीछे से उसे रोकते हुए कहने लगे, सार्थक, रुक जाओ, तुम ऐसे ही अभय को नहीं मार सकते, वो कोई आम इंसान नहीं है। सार्थक, सार्थक, मेरी बात सुनो, सार्थक, सार्थक। लेकिन सार्थक अपने डैड की कोई बात नहीं सुनता। वो उन्हें और उनकी बातों को नजरअंदाज करके बंगले से बाहर चला जाता है। नेपियन सी रोड के हाईवे पर अब पूरी तरह से शांति हो गई थी। सभी अपनी कार से नीचे उतरने लगे। गौरव भी लैंड डिफेंडर से नीचे उतरते हुए अभय के रोल्स रॉयल के पास जाने लगा। श्रेया और रघु ने एक नजर अभय और अविका की तरफ देखा, फिर वो कार से बाहर आ गए। राइफल रन की आवाज से अविका होश में आ गई थी, लेकिन उसने अभय को नहीं छोड़ा था। वो उससे लिपटे हुए ही रोने लगी थी और अभी भी रो ही रही थी। अभय को एहसास हो रहा था कि उसका पूरा शर्ट गीला हो चुका है। अभय अविका को बहुत देर से शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शांत ही नहीं हो रही थी। अभय फिर से कोशिश करते हुए, अविका, देखो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ये बोलते हुए अभय ने अविका को खुद से अलग करने लगा, लेकिन अविका ने उसे और कस के पकड़ते हुए धीरे से कहा, नहीं अभय, ठीक है, लेकिन तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अविका सिसकियां लेते हुए, हम, गौरव, श्रेया और रघु के पास आते हुए, सब ठीक है ना? रघु, हम सब ठीक है, पहले हमें इन लोगों को हॉस्पिटल भेजना होगा। ये बोलते हुए रघु ने उन बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया जो जख्मी हो गए थे। गौरव, रघु और श्रेया से तुम दोनों बॉस को इन्फॉर्म करो, मैं इन्हें हॉस्पिटल भेजता हूँ। दोनों अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और गौरव जख्मी हो चुके बॉडीगार्ड की तरफ चला जाता है। रघु, श्रेया से जाकर बॉस को इन्फॉर्म कर,
मैं कार यही लेकर आता हूँ। रघु ये बोलकर गौरव के साथ आए सभी गाड़ियों की तरफ जाने लगता है। वैसे तो अभय ऐसे मामलों में बहुत एक्टिव रहता था, लेकिन आज उसके साथ अविका थी जो बहुत डरी हुई थी और उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ कार में ही बैठा रहा। श्रेया रोल्स रॉयल की विंडो पर नॉक करते हुए, बॉस, दूसरी कार यहाँ आ चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। अभय रघु एक लैंड डिफेंडर लेकर वहाँ आता है। अभय अविका को अलग करते हुए, अविका चलो बाहर चल के हम दूसरी कार में बैठते हैं, हमें घर भी तो जाना है ना। अविका सिसकियां लेते हुए अभय से दूर होती है। उसकी आंखें रोने और डर की वजह से लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की बूंदें गिर रही थी। अभय उसके आंसुओं को पोंछते हुए, चलो, दोनों कार से नीचे उतर जाते हैं। अविका की नजर जैसे ही जल रही गाड़ियों और सड़क पर पड़ी लाशों पर पड़ती है, जिनकी गोलियों लगने से मौत हो गई थी और लाशों के आसपास खून और हथियार पड़े थे। ये सब देखते हुए कह डर जाती है, क्योंकि उसने आज तक इसके बारे में बस सुना था लेकिन देख नहीं था। वो डरते हुए फिर से अभय की गले लग जाती है। अभय भी उसकी कंडीशन को समझते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और लैंड डिफेंडर में आकर बैठ जाता है। तब तक वहाँ गौरव भी आ जाता है। अभय कार में बैठते हुए, श्रेया और गौरव से पता करवाओ इन सबके पीछे कौन है। गौरव और श्रेया, जी बॉस। रघु कार स्टार्ट करते हुए वहां से विला के लिए निकल जाता है। उसके पीछे 6-7 गाड़ियां और जाने लगती है जो गौरव के साथ आई थी। उनके जाते ही वहां पर राघव भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। कुछ दूरी पर छुपे सार्थक के आदमी अभय के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन सबको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक अभय के किसी लड़की के साथ होने की कोई खबर नहीं थी। वो सब अभय और अविका को बार बार अपनी बाइनोक्यूलर से देख रहे थे। अभय के जाते ही एक आदमी बाकियों से, क्या तुम सबने भी अभय के साथ किसी लड़की को देखा या फिर मेरी ही आंखें खराब हो चुकी है। दूसरा आदमी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सब ने भी उसके गोद में उस लड़की को देखा, बस उसका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि वो लड़की उस अभय से कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई थी। आई एम श्योर वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। तीसरा आदमी, हमें बॉस को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा, और ये बोलते हुए उसने सार्थक को कॉल लगा दिया। सार्थक उस वक्त अपने आदमियों से कुछ डिस्कस कर रहा था। कॉल रिसीव करते हुए क्या वो वहां से निकल गया। तीसरा आदमी, जी बॉस, और उसके साथ एक लड़की भी थी। सार्थक हैरान और खुश होते हुए, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि अभय के साथ एक लड़की भी थी। तीसरा आदमी, जी बॉस, और उसने उसे अपने बाहों में उठा रखा था। देखने से लग रहा था वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने इस बात को पूरी दुनिया से छुपा रखा है। सार्थक और भी खुश होते हुए, अब मैं देखता हूँ कि अभय सिंघानिया अपनी मासूका को मेरे से कैसे बचाता है। ये बोलकर सार्थक शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ पल बाद वो अचानक से सीरियस होते हुए, अभय सिंघानिया, तूने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, अब तुझे मारने से पहले मैं तेरी औरत को तुझसे छीन लूंगा और फिर तुझे भी इस दुनिया से अलविदा कर दूंगा, तब जाकर कहीं मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। CH-17 अविका की फिल्मी दुनिया। अब आगे कार विलाकी की तरफ बढ़ रही थी। कार के अंदर अविका अभय की गोद में बैठी हुई थी। वो सिसकियां लेते हुए अभय की शर्ट के बटन को अपने हाथों से पकड़े हुई गोल गोल घुमाए जा रही थी और अभय उसे ऐसा करता देख रहा था। अविका की नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर रुक चुके आंसुओं के निशान थे। कुछ समय बाद अविका अभय के शर्ट को छूते हुए, तुम्हारा तो पूरा शर्ट गीला हो गया है। उसकी आवाज सुनकर फाइनली अभय को चैन मिलता है। वो उसे बस हम में जवाब देता है। अविका अपना चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए अभय को देखती है। अभय भी उसे ही देख रहा था। अविका अभय से, तुम कौन हो और वो लोग कौन थे? क्या वो लोग तुम्हें मारने आए थे? अभय कुछ नहीं बोलता तो अविका आगे बोलती है, क्या तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी है और तुम्हारे पास इतने सारे लोग क्यों है? अभय को समझ नहीं आता वो क्या बोले, इसलिए वो चुप ही रहता है। अविका थोड़ा सा खुश होते हुए आगे बोलती है, क्या तुम कोई पुलिस वाले हो या फिर आर्मी वाले? मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है जो हीरो छुपकर सभी गुंडों को मारता है, वो लास्ट में पुलिस वाला या फिर आर्मी वाला होता है। क्या तुम भी वैसे ही कोई सीक्रेट एजेंट हो? अभय एक चैन की सांस लेते हुए, खुद से चलो, इसके मूवीज देखने का कुछ तो फायदा हुआ, वरना मुझे इसको समझाया मुश्किल हो जाता और शायद मुझे इसे समझाने के लिए जबरदस्ती भी करनी पड़ती, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। वही रघु अविका की बात सुनकर, क्या मैडम, आपको इतनी फिल्में देखने की क्या जरूरत थी? आज पहली बार तो सर से किसी ने इतना सारा सवाल किया था जिसका जवाब सर के पास नहीं था और मैं कितना एक्साइटेड हो गया था ये देखने के लिए कि सर आपको कैसे मनाएंगे।
लेकिन आपकी फिल्मों वाली सोच ने बॉस को इस सिचुएशन में भी नहीं फंसने दिया। फिर रघु एक आह भरते हुए, शायद बॉस की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है जो आप उन्हें मिली, पता नहीं मेरी सपनों की रानी मुझे कब मिलेगी, काश मुझे भी कोई आपकी ही तरह स्वीट सी लड़की मिल जाए। अविका कुछ सोचते हुए, मुझे तो लगता है वो लोग आतंकवादी रहे होंगे और उन्हें तुम्हारी असली पहचान के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो तुम्हें मारने आए होंगे। फिर वो अभय की तरफ देखकर, मैंने सही कहा ना, तुम एक सीक्रेट एजेंट हो ना। अभय अविका की क्रायोसिटी को देखता है, वो उसे सच नहीं बता सकता था, इसलिए वो उसकी बात से राजी होते हुए, हम पर तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। अविका उसकी गोद में सही से बैठते हुए, देखा मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैंने कितनी आसानी से तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आखिरकार अब मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, मुझे तो तुम्हारा सीक्रेट सबसे छुपाना ही पड़ेगा। अभय स्माइल करते हुए, हम अविका थोड़ा एक्साइटेड होते हुए, क्या तुम मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हो? रघु ये सुनकर हैरान होते हुए सोचता है, क्या थोड़ी देर पहले मैडम डर से कांप नहीं रही थी, अब अचानक से ये इतनी बहादुरी वाली बातें कैसे कर सकती है? अभय, लेकिन तुम तो अभी डर की वजह से रो रही थी, फिर तुम उन बुरे और खतरनाक लोगों का सामना कैसी करोगी? अविका हकलाते हुए, मामा मैं कहाँ डर रही थी? अभय, अच्छा तो तुम नहीं डर नहीं थी? अविका, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। अभय, फिर तुम मेरे लगे हुए डर से क्यों कांप रही थी? अविका, मैं तुम्हारे गले डर से कांप नहीं रही थी, बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। अभय, ओह रियली, तुम मेरे गले लगकर मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी? अविका अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ। अभय, ऐसे कौन किसी को प्रोटेक्ट करता है? अविका प्राउडली, मैं। अभय, तो बताओ तुमने मुझे कैसे प्रोजेक्ट किया? अविका एक्सप्लेन करते हुए, मैंने तुम्हें गले लगा रखा था ताकि तुम्हें कोई गोली न लग जाए। तुम ना फिल्में देखा करो, उसमें ऐसे ही हीरोइन अपने हीरो को प्रोटेक्ट करती है जब गुंडे हीरो पर गोली चलाते हैं। अभय अपनी आंखें बड़ी करके अविका को देखने लगता है, वही रघु अपनी हंसी और कंट्रोल नहीं कर पाता और हंसने लगता है। अभय और अविका दोनों की नजर एक साथ अभय पर जाती है। अविका, रघु से तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? रघु, नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, मुझे तो आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। अविका, फिर तुम क्यों हंस रहे थे? रघु, वो मैडम, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था क्योंकि आज आपकी वजह से अभय सर की जान जो बच गई। अविका अभय की तरफ देखते हुए, देखा रघु को भी मुझ पर भरोसा है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। अभय एक बार रघु को घूर कर देखता है, फिर वो अविका की तरफ देखते हुए, अच्छा तो फिर ये बताओ, मेरी ये शर्ट इतनी गीली कैसी हो गई? क्या ये तुम्हारे रोने की वजह से गीली नहीं हुई? अविका नॉर्मल जवाब देते हुए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे रोने की वजह से गीली नहीं हुई, ये तो तुम्हारे पसीने की वजह से गीली हुई है। अभय अविका को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है। अविका अभय को देखती है जो इसे ही घूर रहा था। वो उससे नजरें चुराते हुए बोलती है, क्या अब तुम मुझे अपनी टीम में शामिल करोगे? अभय पहले तो उसे ध्यान से देखते हुए सोचता है, कितनी ड्रामेबाज है ये। फिर वो उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूंगा। अविका खुश होते हुए, सच्ची? अभय, हाँ, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी टीम में शामिल क्यों होना चाहती हो? अविका अपने चेहरे पर थोड़ा गुस्सा लाते हुए, क्योंकि मुझे उन लोगों से बदला लेना है। अभय हैरान होते हुए, बदला लेना है? लेकिन तुम्हें किससे बदला लेना है? अविका, मुझे नहीं पता, पर वो लोग भी आज के लोगों की तरह बुरे और खतरनाक लोग थे। अभय, लेकिन तुम्हें उन बुरे और खतरनाक लोगों से बदला क्यों लेना है? अविका, क्योंकि उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया था। ये बोलते हुए अविका के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों था। अभय अविका की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है, अविका की जो डिटेल मुझे राघव ने दी थी उसमें तो यही लिखा था कि अविका के मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। फिर अविका ऐसा क्यों बोल रही है कि उसके मॉम डैड को मारा गया है? आखिर कौन थे अविका के मॉम डैड? और अगर उन्हें जानबूझकर मारा गया है तो कौन थे वो लोग जिन्होंने इसके मॉम डैड को मारा? और क्या रिश्ता था इसके मॉम डैड का उन लोगों के साथ? मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। अविका अभय की शर्ट खींचते हुए, तुम क्या सोच रहे हो? अभय अपने सेंस में आते हुए, अविका से, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें तो गन भी पकड़ना नहीं आता, तो फिर तुम उन लोगों से अपना बदला कैसे लोगे? अविका, मैं तुमसे सीख लूंगी गन चलाना, तुम मुझे सिखाओगे ना? अभय अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, हम एक बड़े से स्टडी रूम में 70-75 साल का एक आदमी
अपनी चेयर पर बैठे हुए कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। तभी उसके सामने रखा फोन बजता है। कॉलर आईडी पर प्रवीण नाम शो हो रहा था। वो आदमी फोन उठाते हुए बोलो प्रवीण। दूसरी तरफ से प्रवीण सर, आज एक बार फिर से अभय सर पर हमला हुआ है। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा कठोर हो जाता है। वो अपनी भारी आवाज में बोलता है, अभय कैसा है? प्रवीण, अभय सर ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी, पता करो इस हमले के पीछे किसका हाथ है। प्रवीण जी सर। बूढ़ा आदमी फोन रखकर एक सिगार जलाता है। वो सिगार का कश लेते हुए किसी को कॉल लगाता है। CH18 अजय का शक। अब आगे। बूढ़ा आदमी सिगार का कश लेते हुए किसी को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ एक काले अंधेरे कमरे में 50-55 साल का एक आदमी सोफे पर बैठे हुए जाम पी रहा था। उसकी नजर सामने दीवार पर लगी एक बड़े से तस्वीर पर थी। पूरे रूम में अधूरा था। अगर कहीं रोशनी थी तो बस उस तस्वीर के आसपास। उस आदमी को देखकर लग रहा था जैसे उसने अपने दिल में कितना दर्द छुपा रखा है। उस तस्वीर को देखते वक्त उस आदमी के चेहरा उदास और पछतावे से भरा पड़ा था। कुछ समय उस तस्वीर को देखने के बाद वो आदमी वहां से उठकर जाने को होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो आदमी कमरे से बाहर जाते हुए फोन रिसीव करते हुए, कहिए जनाब, कैसे याद किया? बूढ़ा आमदी गुस्से से, तुम इंडिया कब आ रहे हो? वो आदमी, क्या मैं जान सकता हूँ आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बूढ़ा आदमी, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इंडिया आकर अपना काला बिजनेस संभालो। वो आदमी हंसते हुए, अरे जनाब, आपको तो पता ही है अब मेरा कोई बिजनेस नहीं रह गया है जिसे मैं संभाल सकूं। फिर आप कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी, मैं तुम्हारे उस ब्लैक बिजनेस की बात कर रहा हूँ जिसका वारिस तुमने अभय को बना दिया है। वो आदमी, मैंने अभय को अपना वारिस जरूर बनाया है, लेकिन आज वो जहाँ है वो मुकाम उसने खुद कमाया है। क्योंकि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं, और इस बात को आप मुझसे बेहतर तरह समझते हैं। बूढ़ा आदमी हार मान लेता है क्योंकि वो उस आदमी से बहस में आज तक जीत नहीं पाया था। उसे ये भी पता था वो आदमी जो बोल रहा है वो सच है। उसका पोता सच में इस काबिल है कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। इसलिए बूढ़ा आदमी आगे बहस ना करते हुए अपनी बात पूछता है, क्या तुम्हें इस बात की खबर है कि आज फिर से अभय पर जानलेवा हमला हुआ है? वो आदमी, नॉर्मली जी, मुझे अभी पता चला है। बूढ़ा आदमी, तो क्या तुम्हें उसकी कोई फिक्र है भी या नहीं? तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें उसकी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा और उसे कुछ हो गया तो? वो आदमी, मेरी मानिए जनाब, तो अब आप अभय की फिक्र छोड़ दीजिए और अपने दूसरे नाती पोतों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अभय वो तीर है जो पर्वत को चीर कर अपना रास्ता बना सकता है। अरे उसको कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा, वो अकेले ही पूरी दुनिया हिला सकता है। इतना सुनते ही बूढ़ा आदमी गुस्से से कॉल काट देता है। वो इस आदमी के हर बात का जवाब शायरी में सुनकर हर बार नाराज, गुस्सा हो जाता था और ऐसे ही फोन काट देता था। दूसरी तरफ वो आदमी अपने फोन को तरफ देखकर आदमी हंसने लगता है। बूढ़ा आदमी स्टडी रूम में टहलते हुए खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। वो आदमी, एक दिन मेरे पोते की जान लेकर ही मनेगा। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरा अभय उस जानवर से मिला था। द रॉयल विला के लिविंग रूम में अजय और अमृत अभय का वेट कर रहे थे। अजय को कुछ देर पहले ही गौरव से अटैक के बारे में पता चला था और वो इस बारे में अमित को बता रहा था। अजॉब की बात सुनकर अमृत बोलता है, मुझे लारा ने शाम को बताया था मैडम मॉल के बाहर बेहोश हो गई थी जब उन्हें पता चला था कि बॉस इन्फिनिटी मॉल के मालिक है। अब तो इतना बड़ा अटैक हुआ है, पता नहीं मैडम का क्या रिएक्शन होने वाला है। अजय, आई होप कि मैडम ये शादी करने से बना ना करे, वरना सर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाएगा और फिर जो होगा उस सब से तो हम वाकिफ ही है। अमृत, काश ऐसा ही हो। तभी दोनों के कानों में एक लड़की की प्यारी और मधुर आवाज पड़ती है। दोनों लिविंग रूम के गेट की तरफ देखते हैं जहां से अविका और अभय आ रहे थे। अविका अभय के हाथों को पकड़कर आगे पीछे करते हुए नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी डर भय नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर अजय और अमृत हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अभय अमृत और अजय को लिविंग रूम में देख लेता है। वही अविका अभय से अपने सवाल पूछने में बिजी थी। अभय, तुमने तो कहा था जब हम घर पहुंच जाएंगे तब तक मेरे शॉपिंग का सारा सामान भी आ जाएगा, पर वो तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। ये बोलकर वो पूरे लिविंग रूम को देखने लगती है। तभी उसकी नजर अमृत और अजय पर जाती है। वो उन्हें ही देखने लगती है। अभय, अविका से तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर हम डिनर करेंगे। अविका, और तुम, क्या तुम्हें फ्रेश नहीं होगे? अभय, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा।
अविका ठीक है, ये बोलकर वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। अभय सोफे पर बैठते हुए अमृत से राठौर के प्रोजेक्ट का क्या हुआ? अमृत बॉस प्रोजेक्ट साइन हो गया है, ये बोलते हुए अमृत फाइल अभय की तरफ बढ़ा देता है। अभय फाइल देखता है और कुछ समय बाद वो फाइल अमृत को रिटर्न करते हुए नेक्स्ट वीक से इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट करवा दो। अमृत ओके के सर। फिर अभय अमृत को वहां से जाने का इशारा कर देता है। अमृत के जाने के बाद अभय अजय से, अजय मैं चाहता हूँ तुम दोबारा से अविका के बारे में पता लगाओ। इस बार मुझे उसके मॉम डैड की भी सारी डिटेल चाहिए। इस काम को तुम सेक्रेटरी हैंडल करोगे और इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। अजय ओके के बॉस अभय हम बोलकर जाने लगता है। तभी अजय उसे रोकते हुए बॉस। अभय रुककर अजय की तरफ देखने लगता है। अजय हिचकिचाते हुए बॉस आपको क्या लगता है, क्या मैडम सच में ऐसी ही है या फिर? ये बोलते हुए अजय की नजर अभय पर जाती है जो उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था, इसलिए अजय की आगे बोलने ही हिम्मत नहीं होती। अभय हम आगे बोलो। अजय अपने फोरहेड पर उंगली फेरते हुए बॉस मुझे लगता है मैडम हमसे कुछ छुपा रही है। अभय और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अजय अभी इतना बड़ा अटैक हुआ है जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है और ये सब मैडम के सामने हुआ है। जितनी डिटेल हमें पता है उसके हिसाब से तो मैडम ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है और ये सब देखने के बाद किसी भी नॉर्मल इंसान का नॉर्मल बिहेव करना नामुमकिन है। लेकिन मैडम को देखकर लगता है जैसे उन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, इसलिए मुझे लगता है। अजय रुकते हुए अभय के एक्सप्रेशन को देखने कहता है। अभय का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। अजय को रुकता देख अभय बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है? अजय हिचकिचाते हुए बॉस मुझे लगता है मैडम कोई एजेंट है जो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन और सबूत जमा करने आए हैं। अजय की बात सुनकर अभय मुस्कुराने लगता है। अजय अभय को मुस्कुराता देख थोड़ा हैरान हो जाता है। अब उसे अजीब सा डर महसूस होने लगता है। अभय वैसे ही मुस्कुराते हुए बोलता है तुम ज्यादा मत सोचो और मैंने जो काम दिया है तुम उसे पूरा करने पर अपना ध्यान लगाओ। इतना बोलकर अभय सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। अजय अभय को ऊपर जाते हुए देख धीरे से बोलता है ये बॉस को क्या हो गया? पहले तो हर बात को लेकर सीरियस रहते थे, क्या मैडम इन्हें अजीब नहीं लगती? मतलब उन्हें सर से मिले 2 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें देखकर लगता है कैसे वो सर को सालों से जानती है और शादी करने के लिए मान भी गई। वही अभय रूम में पहुंच जाता है। अविका टॉप और ट्राउजर पहनकर वॉशरूम से बाहर आते हुए अभय से मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं, क्या तुम मुझे बताओगे मैं उन्हें सूखने के लिए कहाँ डालूं? मेरे कल के भी कपड़े वैसे ही वॉशरूम में पड़े हैं। अभय अविका के पास आते हुए अब दोबारा तुम्हें उन कपड़ों को पहनने और धोने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें बकेट में रख देना, सविता आंटी उसे ले जाएंगी। अविका थोड़ा सा हैरान होते हुए क्या सच में मुझे अब कपड़े धोने की जरूरत नहीं है? अभय अविका के सिर पर हाथ फेरते हुए हाँ अब तुम्हें कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। अविका खुश होते हुए अभय को वॉशरूम में जाता देखती है, फिर वो मिरर के सामने जाकर अपने बाल संवारने लगती है। 19A इनकम्प्लीट किस। अब आगे। रात के 11 बज गए थे। अभय और अविका डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर सविता आंटी के साथ एक और सर्वेंट खड़ी थी। रात ज्यादा हो गई थी इसलिए बाकी सभी सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। श्वेता और रजत डाइनिंग टेबल के पास आते हुए अभय और अविका को ग्रीट करते हैं। रजत के हाथ में एक फाइल थी जो अभय ने उससे मंगाई थी। अभय और अविका एक साथ दोनों को देखते हैं। अविका दोनों को देखते हुए एक प्यारी से स्माइल पास कर देती है। वही अभय दोनों को देखते हुए फाइल टेबल पर रख दो। रजत फाइल टेबल पर रख देता है, फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। डिनर फिनिश्ड करने के बाद अभय रजत की लाई हुई फाइल उठाता है, फिर वो भी अविका को लेकर ऊपर अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में पहुंचने के बाद अभय सोफे की तरफ जाने लगता है। अविका अभय से तुम आज कहाँ सोओगे? क्या आज भी तुम सोफे पर सोओगे? अभय अविका की बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ता है। वो फाइल को सोफे पर रख देता है और अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए अविका के करीब जाने लगता है। अविका उसको देखने लगती है। अभय उसके सामने आकर रुक जाता है। अविका को अभय की इंटेंशन सही नहीं लगती और उसकी हॉट बीट तेज हो जाती है। अभय अविका के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए सेड्यूस कर देने वाली आवाज में बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कल तो हम शादी करने ही वाले हैं, फिर क्यों ना हम आज से ही एक साथ सोना शुरू कर दे। इतना सुनते ही अविका के चीक्स टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं।
वो शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अभय अपनी उंगलियों को अविका के गालों पर फेरते हुए, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अब अविका को अभय की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसे अपनी और अभय की किस याद आ जाती है, इसलिए वो अपना कदम पीछे की तरफ करने लगती है। अभय उसकी कमर को अपने एक हाथों से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लेता है। अविका अभय की तरफ देखती है। अब अभय के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो इस वक्त बहुत सीरियस नजर आ रहा था। ये देखते हुए अविका अभय से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वही अभय उसे और मजबूती से पकड़ते हुए उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। अविका खुद को छुड़ाते हुए, अभय छोड़ो मुझे, अभय SHSSSSSSS। अब अविका कुछ रिएक्ट नहीं करती। अभय अविका के होठों के करीब आते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अविका भी अपने दांतों को कसकर दबा लेती है। अभय अविका के होठों पर अपने होठ रखते हुए उसके होठों का स्वाद लेने लगता है। कुछ पल बाद उसकी किस और इंटेंस होती चली जाती है और वो अपनी जीभ को अविका के मुंह के अंदर एंटर करने की कोशिश करने लगता है। अपने दांतों पर अभय के जीभ को महसूस करते हुए अविका अपने दांतों को और कसकर एक दूसरे में जकड़ लेती है। कुछ पल कोशिश करने के बाद भी जब अभय अपनी जीभ को अविका के जीभ से नहीं मिला पाता, तो वो समझ जाता है कि उसकी जंगली बिल्ली ने जानबूझकर अपने दांतों को खींच लिया है। इसलिए वो अपनी आंखें खोलते हुए अविका को घूरने लगता है। अविका अपनी तिरछी नजरों से अभय को देखती है और अभय उसे अपनी बाहों से आजाद कर देता है। अभय की बाहों से छूटते ही अविका जल्दी से बेड की तरफ भागती है। वो बेड पर लेटते हुए अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। ब्लैंकेट के अंदर अविका अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगती है। वही अभय बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी उसे अविका की आवाज सुनाई देती है, अविका तुम आज भी सोफे पर सो जाना, क्योंकि शादी से पहले लड़कियों को किसी लड़के के साथ नहीं सोना चाहिए। अभय उसकी बात सुनते हुए, हाँ ये भी इसने किसी फिल्म में ही देखा होगा। फिर वो फाइल उठाता है और रूम से ही अटैच्ड दूसरे कमरे में चला जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज आते ही अविका अपना सिर बाहर करते हुए सबसे पहले रूम के मेन गेट, फिर वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम की तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। लास्ट में वो बालकनी के गेट की तरफ देखती है तो वहाँ से उसे रोशनी दिखती है। अविका बेड से नीचे उतरते हुए बालकनी की तरफ बढ़ने लगती है। बालकनी का डोर लकड़ी का ही था, लेकिन डोर के मिडल हिस्से में ऊपर से नीचे तक रेक्टेंगुलर शेप में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ था और वहीं से रोशनी इस रूम में आती थी। अविका बालकनी के गेट को पुश करती है और वो खुल जाता है, क्योंकि अभय ने गेट को लॉक नहीं किया था। अपने सामने का नजारा देखकर अविका का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो अपने छोटे छोटे कदमों से अंदर जाने लगती है। अविका को एहसास होता है जिसे वो बालकनी समझ रही थी, वो बालकनी नहीं स्वर्ग सी दुनिया थी। वो रूम के पहले वाले रूम से 10 गुना बड़ा था। वहाँ पर एक बड़ा सा बेड से कुछ दूरी पर सोफे, रूम के राइट हिस्से में ऊपर से नीचे तक अलमीरा बनी थी। अविका अपने लेफ्ट साइड देखती है, जहाँ पर एक स्टडी टेबल था जिस पर अभय बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। अभय के पीछे बुक शेल्फ बनी थी जिस पर बहुत सारे बुक्स रखे हुए थे। उसके राइट साइड में अवार्ड सेक्शन था जिस पर बहुत सारे अवार्ड रखे थे। शायद वो अभय के स्कूल लाइफ के अवार्ड थे। लेफ्ट साइड में एक और डोर था। स्टडी टेबल के सामने एक और टेबल थी जिसके साइड में 3 चेयर लगी हुई थी। अविका अभय पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बेड के सामने जाती है। बेड के सामने ऊपर से नीचे तक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ था। उसके लगे पर्दे पहले ही साइड किए गए थे। ग्लास के बाहर देखते हुए अविका की आंखें चमक रही थी। अविका को लग रहा था वो एक ट्रांसपेरेंट डोर है, इसलिए वो उसे खोलने की हैंडल ढूंढने लगती है। अभय अविका को देखते हुए स्माइल करने लगता है। वो उसे वहीं से अपने पास बुलाने के लिए लेकिन अविका उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अभय फिर से बोलता है, अविका मेरी बात सुनो, पर अविका उसे इस बार भी इग्नोर कर देती है। इसलिए अभय अपनी चेयर से उठते हुए उसके पास जाने लगता है। अभय अविका के बगल में रुकते हुए, क्या हुआ, नहीं खुल रहा? अविका अपनी कमर पर हाथ रखकर ग्लास वॉल को देखते हुए बोलती है, नहीं ये नहीं खुल रहा। इतना बोलकर वो अभय की तरफ मुड़ती है। अभय वहाँ से सोफे की तरफ जाते हुए, इधर आओ। अविका अभय के पीछे जाने लगती है। अभय रूम के राइट साइड में लगे सोफे के सामने जाकर अविका को वहाँ लगे दरवाजे की तरफ इशारा करता है। दरवाजे को देखकर खुश हो जाती है। वो डोर को खोलकर रूम से बाहर चली जाती है। वहाँ पर एक बड़ा से पूल था। पूल के साइड में 2 ड्रीमलाइन आउटडोर फर्नीचर लगे हुए थे। दोनों फर्नीचर के बीच में एक स्टूल रखा हुआ था। वहाँ चारों तरफ प्लांटर में अच्छे अच्छे प्लांट एंड फ्लावर लगाए गए थे। हालांकि वहाँ से न कोई बाहर से अंदर देख सकता था और न ही अंदर से बाहर,
क्योंकि पहली बात ये थी कि वो लोग सेकंड फ्लोर पर थे और दूसरी बात ये कि पूल साइड पर रेलिंग की जगह अच्छी ऊंची दीवारें थी। अविका पूरे पूल साइड को देखते हुए एक जगह आकर रुकती है, फिर वो अपने पीछे मुड़कर अभय को देखती है जो उसके पीछे पीछे एक टूरिस्ट गाइडर की तरह चल रहा था और उसके सवालों का जवाब दे रहा था CH20 सार्थक अभय के विला में। अब आगे अविका पूरे पूल साइड को देखते हुए एक जगह आकर रुकती है जहां पर एक और डोर था, फिर वो अपने पीछे मुड़कर अभय को देखती है जो उसके पीछे पीछे एक टूरिस्ट गाइडर की तरह चल रहा था और उसके सवालों का जवाब दे रहा था। अविका, क्या इसके अंदर भी कोई सीक्रेट रूम है? अभय मुस्कुराते हुए, नहीं, यहाँ कोई सीक्रेट रूम नहीं है। अविका क्रायोसिटी के साथ पूछती है, फिर इसके अंदर क्या है? अभय दरवाजे को खोलते हुए, खुद ही देख लो। दोनों दरवाजे के दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ पर एक बालकनी थी जहाँ से विला के सामने गार्डन का पूरा नजारा दिखता था। अविका, ओह, तो यहाँ एक बालकनी है। ये बोलते हुए वो पूरे गार्डन को देखने लगती है। रात हो गई थी, पूरा विला लाइट की रोशनी से जगमगा रहा था, चारों तरफ शांति थी। विला के मेन एंट्री गेट के बगल एक छोटा सा कमरा था और वहाँ पर 4-5 गार्ड खड़े थे। अविका गार्ड को देखते हुए, क्या ये लोग पूरी रात जागते हैं? अभय, हम। कुछ समय बाद ही मेन एंट्री गेट खुलता है, वहाँ से 2 ट्रांसपोर्ट टेम्पो छोटे साइज का ट्रक गेट के पास आकर रुक जाती है। गेट पर खड़े गार्ड दोनों टेम्पो को चेक करने लगते हैं। उन्हीं में से एक गार्ड किसी को कॉल करता है। अंदर आने की परमिशन मिल जाने के बाद दोनों टेम्पो विला के अंदर आने लगती है। टेम्पो को अंदर आता देख अविका, अभय से तुमने कुछ मंगाया है क्या? अभय, नहीं। अविका, फिर ये टेम्पो इतनी रात को यहाँ क्यों आई है? अभय, इसमें तुम्हारा शॉपिंग किया हुआ सारा सामान आया है। अविका हैरान होते हुए, दोनों टेम्पो में शॉपिंग का सामान है? अभय, हम। अविका अभय की तरफ मुड़ते हुए, क्या मैंने इतनी ज्यादा शॉपिंग कर ली थी? अभय मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। तो अविका दोनों टेम्पो को देखते हुए याद करने लगती है कि उसने आज मॉल में क्या क्या खरीदा था। अविका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने आज करोड़ों की शॉपिंग कर ली थी। उसने आज जिस जिस सामान पर हाथ रखा था उसका पूरा सेट अभय ने उसके लिए ले लिया था। दोनों टेम्पो को विला के सामने रुकते हुए देखने लगते हैं। टेम्पो के ड्राइवर गाड़ी से उतरकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो वहीं रहते थे। ये देखते हुए अविका अभय से, ये दोनों कहाँ चले गए? अभय कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर टेम्पो के नीचे से निकल रहे 4 लोगों पर गई। वो चारों टेम्पो के नीचे लटक कर यहाँ आए थे। उन चारों ने वही ड्रेस पहनी थी जो अभय के सभी मेल सर्वेंट पहनने थे। चारों को देखते हुए अभय का चेहरा कठोर और उसकी आंखें भयानक हो जाती है। वो चारों को ध्यान से देखते हुए उन्हें पहचानने की कोशिश करने लगता है। रात का समय था और वो उस वक्त सेकंड फ्लोर पर था, इसलिए उसे चारों का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। चारों को कुछ समय ध्यान से देखते ही अभय उसमें से एक को पहचान जाता है। वो आदमी सार्थक सैनी था। उसको देखते हुए अभय के चेहरे पर एक खतरनाक डेविल स्माइल आ जाती है। वो वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगता है। अविका, जो अभी भी अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी, वो अभय को वहाँ से जाता देख उसका हाथ पकड़ लेती है। अभय रुककर अविका की तरफ देखता है तो वो डर जाती है क्योंकि अभी भी अभय का चेहरा किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। तभी ट्रांसपोर्ट टेम्पो के नीचे से निकले चारों लोगों में से एक की नजर सेकंड फ्लोर की बालकनी में खड़े अभय और अविका पर जाती है। उसकी भी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसे दोनों का चेहरा अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे पता था ये अभय और उसकी माशूका ही है क्योंकि वो पहले भी अभय से मिल चुका था। वो उसके ऑरा को अच्छे से पहचानता था। सार्थक दोनों को घूरते हुए बोलता है, अभय सिंघनिया, तू मेरे भाई को जान से मारकर यहाँ अपनी मासूका के साथ मजे कर रहा है। सार्थक भी एक डेविल स्माइल करते हुए, कर ले अभी जितने मजे करना है, क्योंकि कुछ पल बाद ही तेरी ये माशूका मेरी बाहों में होगी और तू मेरे पैरों में गिरकर इसकी जान का भीख मांग रहा होगा। लेकिन मैं तुझ पर कोई रहम नहीं करूंगा और तुझे भी इस दुनिया से उसी तरह तड़पा कर विदा करूंगा जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा था। उसके पीछे खड़े 3 आदमी उसकी बात सुन रहे थे। तभी कुछ दूर से आती हुई एक आदमी की आवाज चारों के कानों में पड़ती है तो चारों अलर्ट होते हुए छिप जाते हैं। केशव, जिसकी उम्र 40 साल की थी, वो विला के सभी सर्वेंट के कामों को देखा करता था। केशव कुछ सर्वेंट को साथ लेकर लेम्पो के पास आते हुए, सारा सामान लिविंग रूम में रख दो और ध्यान रहे एक भी सामान खराब नहीं होना चाहिए। ये सभी सामान मैडम का है। अगर एक भी सामान खराब हुआ और मैडम को बुरा लगा तो बॉस के गुस्से का सामना हम सबको करना पड़ेगा। चारों सर्वेंट एक साथ अपना सर हाँ में हिला देते हैं। पिलर के पीछे छिपा हुआ सार्थक सोचता है, लगता है
तू अपनी औरत को बहुत चाहता है, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि उस लड़की में जरूर कोई खास बात होगी। अब तो मैं किसी भी की कीमत पर तुझे से उसको छीन कर ही रहूंगा। बालकनी में जैसे ही अभय की नजर अविका पर जाती है, वो खुद को शांत कर लेता है। अविका उसे नॉर्मल होता देख पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? अभय, मैं तुम्हारे शॉपिंग का सारा सामान ऊपर लाने के लिए कर रहा हूँ। अविका स्माइल करते हुए, ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अभय, नहीं। अविका, क्यों? अभय अविका का हाथ पकड़ते हुए, क्योंकि बहुत रात हो गई है और अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ये बोलते हुए अभय उसे कमरे की तरफ ले जाने लगता है। अविका, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। अभय, ठीक है, फिर चलो तुम भी मेरे साथ। ये सुनकर अविका खुश हो जाती है। अभय आगे बोलता है, जब तुम सुबह लेट सोकर उठोगी तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए होंगे और तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वैसे तुम्हें याद तो होगा ही, कल हमारी शादी है। ये बोलते हुए अभय उसे पूल साइड रूम में ले आता है। जैसे ही वो उसे वहां से बाहर वाले रूम में ले जाने के लिए डोर ओपन करता है, वैसे ही अविका अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। अभय रुकते हुए, पर तुमने अभी तो कहा कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। अविका उबासी लेते हुए, हाँ, तब मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन इतने सुंदर बिस्तर को देखते हुए मुझे नींद आने लगी। ये बोलते हुए अविका ने बेड की तरफ इशारा कर दिया। अभय, लेकिन तुम तो दूसरे वाले रूम में रोती हो ना। अविका, अब से मैं यही सोऊंगी, ये रूम उस वाले रूम से ज्यादा अच्छा है। अभय ओके बोलते हुए अविका का हाथ छोड़ देता है और खुद रूम से बाहर चला जाता है। अविका बेड पर कूद कर बैठते हुए, वाव, ये बेड तो पहले वाले से भी अच्छा है। अभय बाहर वाले कमरे में आते हुए अजय को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ होटल के एक कमरे में एक लड़की आहे भरते हुए, अजय, बस अब और नहीं। अजय लड़की को घूरते हुए, टीना, तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें पूरे 3 घंटे के पैसे दिए हैं और अभी पूरे 1 घंटे बाकी है। टीना, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी होंगी। अजय और फोर्स लगाते हुए, क्या तुमने मुझे कोई ऐरा गहरा समझ रखा है? तुम्हें पता है ना, मैं इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रक्षकों में से एक हूँ। टीना आए भरते हुए, हाँ मुझे पता है, लेकिन प्लीज तुम मुझे कुछ समय का ब्रेक को दो, मैं सच में और नहीं सह सकती। पर अजय टीना की बातों पर ध्यान ना देते हुए आगे कंटिन्यू करता है। वही टीना की कराहने की आवाजें और तेज हो जाती है। तभी बेड साइड टेबल पर रखा उसका फोन बजता है। अजय फोन की तरफ एक नजर देखता है, फिर वो फोन को इग्नोर करते हुए अपना काम कंटिन्यू करने लगता है। टीना, क्या तुम फोन रिसीव नहीं करने वाले? अजय, नहीं। टीना, कहाँ फंस गई मैं, ये आदमी तो पूरा जानवर है। अपने कमरे में खड़ा अभय फोन को गुस्से से देखता है और एक बार फिर कॉल लगाता है। दूसरी तरफ होटल के कमरे में फिर से फोन बजता देख अजय इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से में फोन को घूरने लगता है। तभी टीना उससे बोलती है, आई थिंक तुम्हें अब फोन रिसीव कर लेना चाहिए। अजय टेबल से फोन हाथ उठाते हुए कॉलर आईडी देखता है। स्क्रीन पर अभय का नो देखते ही अजय के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। वो हकलाते हुए, बॉस, इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं?